असीम कौन है? छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। नन्योला गांव की मिट्टी से उठा, किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का दोस्त हूँ, किसी का सखा हूँ। मैं तो कहूँगा कि असीम मैंने अम्बाला और अम्बाला मैंने असीम। राजनेता पार्टियां बदल देते हैं। हमारे परिवार से कोई बहुत ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी नहीं रहा। रोल मॉडल मेरे दादाजी ही हैं। बोले पहली बात, कभी गिव अप मत करना। जिस पार्टी का झंडा आज घर पे लगा है, जब इस जीवन को विदा करके यहाँ इस संसार से जाओगे तो वही झंडा आपके शरीर के ऊपर पड़ना चाहिए। उन्होंने वाटर कैनन चला के जो आगे थे सबको उन्होंने घायल किया। मेरे आंख और कान के बीच में वो वाटर कैनन लगा और मैं जब नीचे उल्टे बल गिरा तो मेरे स्पाइन को टारगेट करके उन्होंने आंसू गैस के गोले बिल्कुल मेरे चेहरे के ऊपर बराबर गिरा। यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की काफी चर्चाएं होती है आपकी जोड़ी की और उनकी। इकट्ठे कॉन्फ्रेंसिस में जाना, संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनके अंदर से पहली जो भाव आएगा वो बड़े भाई का। उनके मन में हमेशा मुझे बड़ा करने का भाव है। यही केमिस्ट्री है जी। पॉलिटिक्स में आने का विचार कब और कैसे बना? मैंने 1997 में फाइनली घर वालों से बात की और मैंने कहा कि जी मैंने को पॉलिटिक्स करनी है। उन्होंने जब स्वीकृति दी तो मैं 1997 में युवा मोर्चा में एक मंडल का मंत्री के नाते मैं यूथ विंग में जो है मैंने अपना करियर आरंभ किया। हरियाणा में नौकरियों के लिए पूरी तरह से बिना पर्ची बिना खर्ची वाला सिस्टम लागू हो चुका है। भैया एक व्यक्ति बता दे, मैं नौकरी नहीं उसकी खाऊंगा तो मैं कभी किसी का कागज पकड़ के नहीं रहा। ये व्यवस्था बिल्कुल 100% लागू हो चुकी है। कोई ऐसा व्यक्ति है वो किसी एमसी को नहीं जानता, किसी सरपंच को नहीं जानता, असीम तक पहुंचना है, वो कैसे पहुंचेगा? कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास आने के लिए कोई विशेष टोकन की व्यवस्था है। मेरे कार्यालय का नाम भी सेवालय है। मुझे नहीं लगता इस 3.25 करोड़ के प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति भी ऐसा होगा जो माने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बारे में पूरा सोचता होगा। विपक्ष का नेता भी अंदर जाके बात कहता होगा, यार आदमी तो बहुत सज्जन है। कोई एक शायरी सुना दो। जब तक बिका न था मुझे कोई जानता न था, आप सब ने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। मैं खाली राजनेता नहीं हूँ, बेटी का पिता भी हूँ। 8 मिनट माने प्रधानमंत्री जी ने मुझे केवल इस टॉपिक के ऊपर, मैं जब अपनी बेटी की शादी करूंगा जिस पंडौल में, मैं एक जरूरतमंद बिटिया को भी उस पंडौल से विदा करूंगा। आपका सबसे फेवरेट नेता कौन है? अटल जी मेरे आइडियल हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेरे आइडियल हैं, आदरणीय अमित शाह जी, नायब जी के नाम लेना चाहूँगा, सबसे मैं प्रभावित जी। कहते हैं कि किसी इंसान की पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसकी सोच और उसके काम से होती है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी मौजूद है जिनकी पहचान सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि जनता से जुड़े जनप्रतिनिधि और बेबाक वक्ता के रूप में है, जिन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के साथ साथ बेटी अपनाओ का संदेश भी समाज तक पहुंचाया। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास मेहमान, पूर्व मंत्री असीम गोयल जी। सर, वेलकम टू दी देश प्रदेश खबर पॉडकास्ट। जी नमस्कार जी सर, आपका पॉलिटिक्स में आने का विचार कब और कैसे बना? आइडिया कैसे आया आपको? मैं एक्चुअली जब स्टडी कर रहा था +2 के बाद, वैसे तो मैं आरएसएस से जुड़ा। जब आई थिंक मैं 6th में था तो मैं आरएसएस से जुड़ गया। विचारधारा से शाखा हमारे गांव में लगती थी, तो मन में एक विचार आया कि जिस प्रकार से देश को लेकर जो विचार हैं उस संगठन के, और कभी मौका मिला तो मैं भी एक गिलहरी जैसा योगदान उसके अंदर दूंगा। जैसे जैसे थोड़ा उम्र बढ़ी और स्टडी थोड़ी सी कंप्लीशन की तरफ चली तो मैं कॉलेज के अंदर भी डिबेट कंपटीशन में जाता रहा। तो फिर मैंने 1997 में फाइनली घर वालों से बात की और मैंने कहा कि जी मैंने को पॉलिटिक्स करनी है। और उन्होंने जब स्वीकृति दी तो मैं 1997 में युवा मोर्चा में एक मंडल का मंत्री के नाते मैं यूथ विंग में जो है मैंने अपना करियर आरंभ किया। सर, अक्सर देखा जाता है कि राजनेता पार्टियां बदल देते हैं, लेकिन आप शुरू से ही एक पार्टी का साथ निभा रहे हैं। इस निष्ठा का राज क्या? इस निष्ठा का राज भी मेरी राजनीति की शुरुआत से जुड़ा है। हमारे परिवार से कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी नहीं रहा। तो मेरे दादाजी से जब मैंने बात की तो पूरे परिवार के लिए एक अचंभित करने वाला क्षण था। मैं 18 साल का था और गांव की पृष्ठभूमि में इस प्रकार के फैसले आप भी समझ सकते हो कि उस समय बुजुर्गों से पूछे बिना नहीं लिए जाते। तो मैंने दादाजी से सीधा बड़ी बेबाकी से बात की और मेरे रोल मॉडल मेरे दादाजी ही हैं। और मेरे दादाजी ने मुझे एक ही बात बोली कि पक्का विचार है। मैंने कहा जी पक्का विचार है जी। बोले पहली बात, कभी गिव अप मत करना। ये बड़ी रपटीली राह है। ये ऐसा नहीं है कि प्लेन है, आप अपनी गाड़ी को जिस मर्जी स्पीड पे भगाओगे वो भागती रहेगी। इसके अंदर बहुत से स्पीड ब्रेकर्स हैं, रिवर्स गियर भी लगाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात मुझे बोली कि बेटा एक तय करना, आज जिस मर्जी पार्टी में जाओ, किसी पार्टी की आज पहचान है नहीं है, कुछ मर्जी करो, लेकिन ये तय करना कि जिस पार्टी का झंडा आज घर पे लगा है, जब इस जीवन को विदा करके यहाँ इस संसार से जाओगे
तो वही झंडा आपके शरीर के ऊपर पड़ना चाहिए। बस मेरा आपको ये आदेश भी है और ये स्पष्ट कहना भी है कि जिस विचार के साथ जुड़ो उसको जीवन भर अपने अंदर अंगीकार करना, और उसी नाते बस एक निष्ठा, और वो कभी विचार ही नहीं आया पार्टी या विचार से अलग होने का। जी। असीम जी, जब आपका नाम हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ विधायकों के रूप में घोषित हुआ तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ? आपके मन में सबसे पहले क्या आया? आप मुझे हरियाणा विधानसभा के नाते बात कर रहे हैं जब मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला। जी। उससे पहले मुझे एक बार 2016 के अंदर एक सौभाग्य मिला कि जो भारतीय छात्र संसद है पुणे, उन्होंने देश भर के जो कुछ कैटेगरीज के नाते विधायक चुने थे, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ युवा आदर्श विधायक के नाते मुझे पूरे देश भर में चुना गया। तो मेरे लिए तो बड़ा वो ऐसा था कि भाई मैंने उनसे पूछा सीधा, जब कॉल आया तो 2 बार तो मैंने इनको कॉल बैक किया कि भाई पता नहीं कोई ऐसी फॉल्स कॉल करके या कुछ किसी तरह से कोई गलत बात ना कर रहा हो। तो उन्होंने बताया मुझे कि जी हमारा क्राइटेरिया, और हम बड़ा हिडन सर्वे इसमें करवाते हैं। और मेरे लिए, मैं समझता हूँ मेरे जीवन का सबसे गर्वित क्षणों में से एक है कि मुझे जो हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी हैं आरएसएस के आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, उनके हाथों से मुझे ये पुरस्कार जो है मिला। और जब मुझे हरियाणा विधानसभा में इसके लिए चुना गया तो उन्होंने बड़े क्राइटेरियाज जो है रखे हुए हैं, उन क्राइटेरियाज के ऊपर जब फुलफ़िल किया, आपकी सदन के अंदर उपस्थिति क्या है, शालीनता का आपका क्या है, आप कितने सवाल पूछते हो, कितने एक्टिव रहते हो, और आपने किस प्रकार से डिबेट किया, आपके जो मुद्दे थे किस प्रकार से उठाए, बहुत सी उनकी अपनी एक मैं कहूँगा कि उनका अपना एक तरीका है। और उस नाते जब मुझे चुना गया तो मेरे को तो एक ही बात ध्यान आया, भगवान का धन्यवाद किया, अपने पेरेंट्स का, बुजुर्गों का, अपने दादाजी का, और अपनी संबाला महान अम्बाला की जनता का धन्यवाद किया, जिनकी वजह से मुझे वो पुरस्कार मिला, और मैंने ये पुरस्कार उनको समर्पित भी किया। जी। असीम जी, एक बड़ी पुरानी बात है कि चंडीगढ़ में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें आपको वाटर कैनन की जो बौछारें हैं वो लगी थी, उससे आप काफ़ी बीमार हुए, आपको चोटें भी आई। वो 2008 की बात है जी। और उस समय कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी केंद्र के अंदर। जी। तो मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था और जम्मू कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ का प्रभारी भी था। तो कांग्रेस ने तब तत्कालीन सरकार ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड जी, जो हमारा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का जो भंडारे चलते हैं जगह जगह, तो उन्होंने कहा था कि 100 एकड़ की एक जगह आपको चिन्हित करके देंगे और आपको केवल यहीं पे भंडारा लगाना है, आप और कहीं भी रास्ते में भंडारा नहीं लगा सकते। जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर इसको आंदोलन के नाते लिया और एक नारा दिया कि 100 करोड़ हिंदुओं को 100 एकड़ की भीख नहीं चाहिए। और उस नाते, क्योंकि मैं उस समय जम्मू कश्मीर का युवा मोर्चा का प्रभारी था, तो मैं बिल्कुल मानसिक रूप से उस आंदोलन से जुड़ा। और जब हमारे को स्टेट का इसका प्रदर्शन करना था चंडीगढ़ में, तो मेरी वहाँ के पुलिस कर्मियों से जब बहस हो रही थी कि हम अपना केवल शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और आप हमें ज़बरदस्ती और बर्बरता से रोक नहीं सकते जी। तो उन्होंने लेकिन माना नहीं और मेरे को उन्होंने वाटर कैनन चला के जो आगे थे सबको उन्होंने घायल किया और मेरे आँख और कान के बीच में वो वाटर कैनन लगा और मैं जब नीचे उल्टे बल गिरा जी। तो मेरे स्पाइन को टारगेट करके उन्होंने 15 मिनट तक, जबकि ये कहीं भी आप घुटने से नीचे उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत तेज़ उसका प्रेशर होता है जी। तो मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर अगर मैं कहूँ तो मुझे ट्रांसवर्स स्मोलाइटिस हुआ, अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो रीढ़ की हड्डी में बल आ गया और उसकी वजह से मैं 6 महीने बेडरिडन भी रहा। और वो बाद में तो उन्होंने इतनी बर्बरता की कि गटर के पानी के अंदर से ही सीधा डायरेक्ट पानी वो वाटर कैनन की पाइप डाल के उन्होंने सब लोगों को, प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस के गोले बिल्कुल मेरे चेहरे के ऊपर बराबर गिरा। यानी तो कटारिया जी घायल हुए, रामविलास शर्मा जी, वीना छिब्बड़ जी, बहुत सी पूरी लीडरशिप ने इस समय संघर्ष किया। और उसके बाद से मुझे ट्रांसवर्स स्मोलाइटिस के बाद से जीवन के अंदर कुछ परमानेंट मैं कहूँगा शारीरिक व्याधियाँ तो आई, लेकिन मेरे को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत अगर किया तो उस आंदोलन ने किया। उसके बाद आप काफ़ी मजबूत हो गए। मानसिक रूप से मैं बहुत मजबूत हुआ, बहुत ज़्यादा। शारीरिक व्याधि मुझे जीवन भर मिली जी, लेकिन उतने ही मैं समझता हूँ कि भाई उतना ही संघर्ष करके या उतना अपने मन को मैंने विल पावर से उस बीमारी से भी लड़ा, उस समय पारिवारिक हालातों से भी लड़ा, सामाजिक हालातों से बहुत सी चीज़ें उस समय हुई, लेकिन मेरे को बहुत मजबूती देने का काम उस मैं कहता हूँ कि उस आंदोलन से हुआ मुझे। जी।
असीम जी, लोग कहते हैं कि आपका जो भाषण है वो सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इस स्पीकिंग स्टाइल का राज क्या है? आपने अपने सवाल के अंदर ही मुझे लगता है इसका जवाब दे दिया। मैं कभी भी सोच के नहीं जाता। मैं आज आपके पास आया हूँ, मैंने कभी आपसे, जी आपने मुझे ना क्वेश्चन शेयर किए, ना मैंने जी। कभी आपसे कहा। और मैं जब भी जाता हूँ तो केवल मैं वहाँ अपने आप को महसूस करता हूँ उस वातावरण में जी। जाके। और वो मैं समझता हूँ हम तो शकरकंद की तरह हैं, यानी मतलब ज़मीन में जो नीचे फल होता है, ज़मीनी लोग हैं। जी। और ज़मीन से जुड़े होने के कारण वहाँ का वातावरण महसूस करना और बिल्कुल उस तरह की बात, अपने आप को उनकी जगह रख के देखना, तो वो कैसा महसूस करेंगे। जी तो मन से वो जो निकलता है, तो इसीलिए वो हर एक आदमी सुनता भी और महसूस भी करता है। जैसे आपने कहा, जी मुझे नहीं पता कि कितने लोग महसूस करते हैं, लेकिन आपने एक सवाल किया जी। तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि मैं कभी घर से अपने भाषण को बना के नहीं जाता। जी जी, मैंने कई भाषण सुने आपके, आप बीच बीच में वहाँ पर शायरियाँ भी सुनाते हैं। कोई एक शायरी सुना दो। देखिए शायरी तो ऐसे मौके की अब आपने एकदम से कहा, लेकिन मैं अम्बाला वालों को समर्पित एक दो लाइनें ज़रूर कहूँगा जी कि जब तक बिका न था मुझे कोई जानता न था, ठीक। जब तक बिका न था मुझे कोई जानता न था, आप सब ने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। मुझे कौन जानता था जी। अम्बाला ने मेरी ये पहचान बनाई, मेरी औकात बनाई, मेरा जो भी आज मैं कुछ हूँ, इसी महान अम्बाला की महान जनता की वजह से। जी असीम जी, नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की, आपने उसमें बेटी अपनाओ को भी जोड़ दिया। इस पहल के पीछे आपकी सोच क्या थी? मुझे ध्यान है 22 जनवरी 2015, जी आज भी वो मुझे तारीख याद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते पानीपत की धरती को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुना जी और हमारे पास बैजीज आए बन के, सरकार की तरफ से बड़े बैजीज आए 18 जनवरी को, मेरे डेट नहीं बोलती। जी तो मन में जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, उनके भाषण को सुन के, बेटियों के प्रति उनकी चिंता की सोच को सुन के, क्योंकि देखिए मैं राजनेता बाद में हूँ, पहले एक बेटी का पिता हूँ। जी और मैं भी अन्य पिताओं की तरह, मेरी बेटी मेरे लिए भी राजकुमारी है। जिस तरह प्रत्येक पिता अपनी बेटी को राजकुमारी समझ के पालता है, संभालता है, वैसे ही मेरे लिए मेरी बेटी भी वैसी है। तो मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंदर जिस प्रकार की गहराई थी, जो चिंता थी, मैं जो महसूस कर रहा था, तो मुझे बैठे बैठे वहाँ कुछ लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं खाली राजनेता नहीं हूँ, बेटी का पिता भी हूँ। उस नाते मैंने जनवरी में, ये कार्यक्रम था 20 जून को जब मेरी बिटिया का जन्मदिन हुआ, उसी साल 2015 में, तो हमने एक 300 जो है मीटर की एक फ्लेक्स लगा के, जितने गेस्ट थे सबसे साइन करवाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक फ्लेक्स बनवाई, कार्ड का प्रिंट वैसा ही कराया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इनवाइट करने गया जी और मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, 8 मिनट माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे केवल इस टॉपिक के ऊपर, उन्होंने कार्ड देखा, तुरंत मुझे इमीडिएट बुलाया और मुझसे 8 मिनट बेटी बचाओ बेटी, वैसे हमारी मुलाकात लगभग 15-20 मिनट की रही, लेकिन वो 8 मिनट मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने मन के तार को छुआ, एक पिता होने का मेरे को, मेरे पितृत्व को जिस प्रकार से उन्होंने एड्रेस किया, तो मैं उस दिन से मेरी थॉट बदली और मैंने एक, हमारी एनजीओ चलती है, उसी जन्मदिन के ऊपर मैंने बिटिया के, हमारे उस समय तत्कालीन गवर्नर थे कप्तान सिंह सोलंकी जी, उन्होंने इस एनजीओ की शुरुआत की थी, मेरा आसमान। उसकी टैगलाइन भी हमने रखी थी, मुझे जीने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे बढ़ने दो। और उसी नाते फिर हमने एक बेटी अपनाओ का एक इसमें शब्द जोड़ा जी कि, और बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हमारी इसके पीछे भावना क्या थी, जी कि जिस व्यक्ति के पास समर्थ है, बेटी है, अगर बेटी नहीं भी है तो भी, जी वो जिस पंडौल में अपनी बेटी की शादी करेगा, जी यानी उसी दिन, उसी तारीख पे, उसी मुहूर्त पे, एक ज़रूरतमंद बेटी, परिवार की बेटी, यानी चाहे वो उनके घर में काम करने वाले की बेटी हो, जी चाहे कोई जानकारी में हो, रिश्तेदार की बच्ची हो, समाज की बच्ची हो। मैं नहीं कहता जी आप अपनी बेटी को जो दे रहे हो आपको बिल्कुल वही उसको देना है, लेकिन आपको मान सम्मान वही देना है। उसी पंडौल में जहाँ से आप अपनी बेटी को विदा करोगे, उसी पंडौल से आप उस दूसरी बेटी को भी उसके माता पिता के हाथों विदा करोगे। आप एक झटके में उसका जो पास्ट है और फ्यूचर वो तय कर दोगे, पास्ट को बदल दोगे, फ्यूचर को आप एस्टेब्लिश कर दोगे। उसका कारण है, उस बच्ची ने जो भी दुख देखे होंगे अपने पुरानी ज़िंदगी में, जब आप उसको उस आनंद के, उसके जीवन के सबसे बड़े पलों में जब उसकी शादी हो रही होती है, आप उसको वैसा वातावरण देते हो तो वो पुराने सारे दुखों को भूल जाएगी। और जो उसके ससुराल हैं जहाँ वो जाएगी, जी तो उनके माइंड में एक बात बड़ी क्लियर रहेगी कि इसके पीछे एक समाज का
एक अच्छा दृढ़ परिवार खड़ा है, दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है, समृद्ध परिवार खड़ा है, तो इसको हमने कभी जीवन के अंदर तंग नहीं करना, वो बेटी हमेशा बसेगी जी। इस सोच के साथ हमने ये बेटी अपनाओ। और मैंने समाज के कई लोगों को इसमें जोड़ा भी है और कईयों ने मुझे कमिटमेंट, जिस तरह मैंने सोच रखा है, मैं जब अपनी बेटी की शादी करूंगा जिस पंडौल में, मैं एक ज़रूरतमंद बिटिया को भी उस पंडौल से विदा करूंगा। तो इसलिए हमने इसको बेटी अपनाओ को साथ में जोड़ा। सर, हमेशा आप ये शर्ट पे बैच लगा के रखते हैं, इसकी कहानी क्या है? हाँ, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, और खाली नारा नहीं था। देखिए, जिनको उसके ऊपर राजनीति ढूंढनी थी उन्होंने राजनीति ढूंढी, जिन्होंने उसके अंदर कुछ और एंगल ढूंढना था उन्होंने वो एंगल ढूंढा। मुझे तो उसके अंदर मेरे पितृत्व का एहसास मिला। और आप अपने जीवन के एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हो, आपके जीवन का लक्ष्य है मैंने राजनेता बनना है, स्थापित राजनेता बनना है, बन के क्या करना है, समाज की सेवा ही तो करनी है, यानी अम्बाला में आगे बढ़े, कल को जैसी भूमिका तय होगी उस नाते से आप अपनी भूमिका को डिलीवर करोगे। लेकिन एज ए पिता और एज ए राजनेता मैं समाज के लिए और क्या करके जाऊंगा। मैं एक पिता हूं और बेटी का, सबकी बेटियां मैं एक आंख से अपनी बेटी जैसे देखूं, वो एहसास पितृत्व का मेरे अंदर जिंदा रहे। बेटियों के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं, या हमेशा एक मन में कि बेटियों का अच्छा करना है। और मैं तो लकी हूं, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, मुझे केवल 5 महीने के लिए उनकी सरकार में महिला बाल विकास मंत्रालय मिला। उन्होंने भी शायद इसी सोच को लेके दिया होगा, और हमने कोशिश की कि उसके अंदर कुछ चीज़ें महिला बाल विकास मंत्रालय में बढ़ाई जाएं। तो इसलिए इस बैच को मैं साथ लगा के रखता हूं कि मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मैं राजनेता के अलावा एक पिता भी हूँ, और जो पहले हूँ, राजनेता बाद में हूँ। जी सर, आपकी जोड़ी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की शानदार जो केमिस्ट्री है, इस अंडरस्टैंडिंग का राज क्या है? काफ़ी चर्चाएं होती हैं आपकी जोड़ी की और उनकी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसी अम्बाला से राजनीति की ये कर्म क्षेत्र रहा जी, और चूंकि मेरी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहली विधानसभा है उसकी सीमाएं सटती हैं, और हमने संगठन में भी इकट्ठे बड़े हुए, युवा मोर्चा में बड़े लंबे अरसे तक काम किया, इकट्ठे कॉन्फ्रेंसिस में जाना जी, बतियाना, संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा बड़े भाई की तरह हर समय, यानी संगठन में जब हम कुछ भी नहीं थे तब भी उन्होंने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, जिस तरह संगठन की चीज़ें बताना, सिखाना और कैसे मेहनत की जा सकती है, लगातार मार्गदर्शन उनके सीखा ही है। और एक अनुज की तरह उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया। राजनीति में वरना प्रतिस्पर्धा होती है, और मैं समझता हूँ कि मैंने केवल जीवन के अंदर शायद बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो राजनीति में अपने इस बराबर वाले से प्रतिस्पर्धा नहीं रखते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनमें से एक ऐसी शख्सियत है कि हमेशा, आज भी वो कितने मर्जी ओहदे पे चले गए, आगे और बढ़े, बहुत बड़े ओहदे पे जाएं, लेकिन फिर भी उनके अंदर से पहली जो भाव आएगा वो बड़े भाई का आता है, वो स्नेह का आता है, वो उनके आशीर्वाद का आता है। तो इसलिए हम भी बेहिचकों की कोई बात उनके आगे रख लेते हैं, और वो बड़े प्यार से, स्नेह से उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। तो यही केमिस्ट्री है जी। कोई किसी को, सबसे बड़ी केमिस्ट्री क्या है कि किसी को छोटा करने की बात नहीं है, वरना उनके मन में, मैं तो उनको क्या छोटा कर पाऊंगा, उनके मन में हमेशा मुझे बड़ा करने का भाव है। और दूसरी बात क्या है, वो बड़े, जो उनकी पॉजिटिविटी है जी, उससे हमारे को भी एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी एक शानदार केमिस्ट्री में बदलती है। जब आपके विचार एक दोनों के प्लेटफॉर्म पे अच्छे, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो अपने आप ही वो वाइब्स जो हैं एक अच्छी एनर्जी और केमिस्ट्री में तब्दील हो जाती है। आपने उनको मुस्कान मैन का भी नाम दिया हुआ, इसके पीछे कोई और कहानी है या उनकी मुस्कान? देखिए, मुस्कान तो लोग, बहुत से लोगों की मुस्कान बहुत अच्छी होती है। प्रभु ने मुस्कान इसलिए ऐसी बनाई जी कि भगवान हाथ से, जब भगवान ने बनाया इंसान को, तो मैं समझता हूँ कि एक सबसे अनूठी चीज़ उसके अंदर जो डाली, मुस्कान। सबके पास मुस्कान है, लेकिन इसको इस्तेमाल कोई कोई करता है। जैसे मैंने कहा कि हम तो शकरकंद जैसे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल शकरकंद जैसे, ज़मीन से जुड़े हैं, मीठे हैं, और वो बड़ा धैर्य, बड़ी सौम्यता, सरलता, मुस्कान। देखिए, आप देखिए उनकी मुस्कान बड़ी ना निश्चल होगी जी, मतलब निश्चल मुस्कान है कि यानी आपको स्वार्थ रहित, एक ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियलिटी लगेगी। वो किस आदमी हो सकती है जिसके हृदय में सरलता है, जिसके हृदय के अंदर एक सादगी है, जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा है, जो बेपरवाह है, अल्लड़ है, मतलब एक तरह से फ़कीर है। उसको पता है कि जो मेरे को काम दिया मैंने डिलीवरी करनी है, और इसके अलावा मुझे
एक कहते हैं ना कि आदमी को लोभ होता है, कहता है आदमी को लालच होता है। लालच है। और मुख्यमंत्री जी की मुस्कान क्या है, बड़ी हृदय स्पर्शी इसलिए भी है कि वो अजात शत्रु हैं। मुझे नहीं लगता, पक्ष में तो देखिए राजनीति है, कुछ ना कुछ पक्ष विपक्ष में कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा बुरा सोचने वाले लोग होंगे, लेकिन आम साधारण लोग, मुझे नहीं लगता इस 2.25 करोड़ के प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति भी ऐसा होगा जो माने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बारे में पूरा सोचता होगा। विपक्ष का नेता भी अंदर जाके बात कहता होगा, यार आदमी तो बहुत भला है, आदमी तो बहुत सज्जन है। और जो ये वाइब्स हैं, जैसे मैंने कहा, ये जब यूनिवर्स में इकट्ठी होती हैं तो एक पॉजिटिव ऑरा आपका क्रिएट करती हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को हमेशा आशीर्वाद मिला है, मुस्कान सबके पास है, हंसता कोई कोई है, उसका इस्तेमाल कोई कोई करता है। और मैं तो समझता हूँ मैंने मुख्यमंत्री जी बहुत आशीर्वादित हैं, भगवान के मैं कहूँगा कि फेवरेट बच्चों में से एक हैं, जिनको भगवान ने मुस्कान बांटने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए भेजा है जी। तो इसलिए मैंने उनको मुस्कान मैन का नाम दिया। हंसते तो बहुत से लोग हैं जी, लेकिन ये नेचुरल एक सादगी वाली जो मुस्कान है, और हमेशा मुस्कान के साथ साथ बड़ी से बड़ी गंभीर विपत्ति को हंसते हंसते कैसे झेला जा सकता है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, ये मैंने मुख्यमंत्री जी की मुस्कान का बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ मजबूत पक्ष है, और इसलिए मैंने इनको मुस्कान मैन का नाम दिया। जी। असीम जी, क्या हरियाणा में नौकरियों के लिए पूरी तरह से बिना पर्ची बिना खर्ची वाला सिस्टम लागू हो चुका है? आपको कोई संदेह है तो बताइए, और मैं तो इसका इतना बड़ा प्रूफ देता हूँ जी। देखिए, मैंने मनोहर लाल जी का किस्सा मैं बताना चाहता हूँ। जब उन्होंने लागू की, दृढ़ शक्ति दृढ़ इच्छा क्या होती है, मैं अपने रिश्ते में भाई लगता है उसके लिए मैं नौकरी के लिए गया जी। मैंने मुख्यमंत्री जी ने मेरे कागज़ नहीं पकड़े, मनोहर लाल जी ने बार बार आग्रह किया कि सर बाबू जी मेरे कागज़ तो पकड़िए। तो मुझे कहने लगे, देख असीम, भगवान ना करे भाई जिसकी तू सिफारिश करने है उसको बुखार आ जाए, आएगा तो मुझे बुला लियो, मैं उसके माथे के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी जरूर रख दूंगा, लेकिन मैं सिफारिश से नौकरी नहीं दूंगा। और जब मैं व्यवस्था को साफ करने लग रहा हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा साथ आप लोगों का चाहिए। इसके लिए तो आप मेरे से नाराज होते हो असीम, 100 बार हो जाइए। मनोहर लाल जी की वो बात थी, आज तक जीवन के अंदर मैं कभी कोई सिफारिश नहीं की। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी, देखिए 6 महीने का 5 महीने का जो ड्यूरेशन इनको मुख्यमंत्री के नाते मिला, मेरिट के ऊपर इन्होंने 24,000 बच्चों को नौकरी दी। कांग्रेस कहाँ चली गई? चुनाव आयोग में। और चुनाव आयोग ने कह दिया कि आप इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। 2 से 3 हज़ार बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी के घर आए, नायब जी के, कि साहब बड़ा शोर पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, ये तो सारे रिजल्ट को बदल देंगे। उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने, देखिए इस व्यवस्था को हमने ना बिल्कुल ताकत से बदला है, और आज चाहे योग्य बच्चा है, पात्र बच्चा कितने भी गरीब पृष्ठभूमि से आता है, कोई किसी की अमीरियत उसकी योग्यता और पात्रता को खरीद नहीं सकती जी। बोले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शपथ बाद में लूँगा, अगर भगवान हमारी सरकार को बनाता है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनती है, आपके आशीर्वाद से, मैं शपथ बाद में लूँगा, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले दूँगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो किया भी। 24 के 24,000 बच्चों को पहले जो उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दी। और मैं खुद एक समय था, उन्होंने सामने से ऑडिटोरियम में बच्चों से पूछा, 6500 लोगों की बच्चों की ज्वाइनिंग थी। उन्होंने कहा, अच्छा एक व्यक्ति भी उठ के बताइए कि किसी ने कोई पैसा, सीमा त्रिखा जी एजुकेशन मिनिस्टर थी, सब लोग थे, मिनिस्ट्री पूरी बैठी थी उस समय जी, तो 6500 बच्चों की ज्वाइनिंग दी थी इकट्ठी। एक सिंगल बच्चा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पर्ची खर्ची, आदरणीय नायब जी ने बार बार मन से दोहराया, भैया एक व्यक्ति बता दे, मैं नौकरी नहीं उसकी खाऊंगा, बिल्कुल हम नौकरी वो, लेकिन मुझे बता तो दे कि किसी ने कोई पर्ची खर्ची। सब ने उल्टा नारे लगाए नायब सैनी जी। तो इसलिए ये धारणा लागू। आज हमारे पास भी कोई सिफारिश के लिए अव्वल तो कोई आता नहीं जी। जो आता है उसको सामने से जवाब मिलता है। मैं कभी किसी का कागज पकड़ के नहीं रखता। ये व्यवस्था बिल्कुल 100% लागू हो चुकी है हरियाणा के। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, वो किसी एमसी को नहीं जानता, किसी सरपंच को नहीं जानता, उसको असीम तक पहुंचना है, वो कैसे पहुंचेगा? ये तो कोई बहुत मुश्किल रास्ता नहीं है कोई। इसके लिए तो मुझे लगता नहीं कि अलग से कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। मेरा कार्यालय है मॉडल टाउन में, सेवालय। मैं वीरवार को बैठता हूँ और ना हर रोज़ चलता है वो। मेरे सहयोगी बैठते हैं, मेरे कार्यकर्ता बैठते हैं, हमारी पूरी टीम है। कभी भी आए, उल्टा मैं तो खुश होता हूँ। कुछ सामने से सीधा देखिए, हमारे एमसी को कोई अप्रोच करके आएगा वर्कर को, तब भी उसको उतना ही सम्मान मिलेगा। कोई सीधा आएगा
तब भी उसको जो मैं काम कर सकता हूँ उसके लिए। जी देखिए मैं अम्बाला का हूँ, अम्बाला मेरे अंदर बसता है, मैं अम्बाला से अलग नहीं हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास आने के लिए कोई विशेष टोकन की व्यवस्था है, कोई अलग से पास लेना पड़ता है, कोई सिफारिश करनी पड़ती है। तो सेवादार हैं जी, मेरे कार्यालय का नाम भी सेवालय है। तो जी। सेवक होना, नगर सेवक होना और सेवालय नाम रखने के लिए नहीं रखा। यहाँ कोई भी आएगा, मैं तो इवन कांग्रेस के लोग भी आते हैं, मैंने कभी उनसे नहीं पूछा, दल नहीं पूछा। जब वो बड़ा हृदय करके मेरे घर तक आ गया काम के लिए, तो मैं सामने से उसका काम ना करके अपना छोटा हृदय का परिचय नहीं दे सकता। ना मेरे विचार परिवार ने, ना मेरे परिवार ने, जो मेरे दादाजी ने या मेरे विचार परिवार आरएसएस और बीजेपी ने कभी मुझे नहीं सिखाया कि आपने इस दलगत राजनीति में पढ़ के किसी के काम को रोकना है। तो कोई भी कभी भी आ सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी की जैन जी वाली वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी आज की युवा पीढ़ी की भाषा को समझ पा रहे हैं, उनकी सोच को? 100%। आप देखिए ना, जी उनके नेगेटिव में जितनी वीडियोस चली, जी पूरा एल्गोरिदम चेंज करना पड़ा। और देखो आप, मैं तो कहता हूँ, माने कोर्ट के आदेश के बाद और ये जो पार्लियामेंट्री एक जेपीसी बनी इसके ऊपर, उसके बाद तो मार्क जकरबर्ग जी का भी बयान आ गया कि हाँ कुछ कंटेंट हमने पेड़ जो हैं प्रमोट किए थे, नहीं करने चाहिए थे। कितने लोग वो लगे हुए थे जंतर मंतर पे, कितने देखिए जिनके फॉलोअर इतने बड़े मिलियंस तक, वो सारे लोग लगे थे नेगेटिविटी फैलाने में। पूरी कांग्रेस का तंत्र, पूरी विपक्षी पार्टियों का, आम आदमी पार्टी, मैं किसका नाम लूँ, समाजवादी पार्टी, जी सब लोगों का मिलके भी इतने जो है वीडियो के ऊपर लाइक नहीं आए जितने मोदी जी की एक वीडियो के ऊपर लाइक। उन्होंने इंटरनेट को जैसे कहते हैं कि हैकिंग कर ली थी, जिसको एक्चुअल में कहते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म्स। और वो कोई ऐसा नहीं होता, कोई मेटा या उनके लिए एल्गोरिदम अलग से नहीं बनाया, सिर्फ ये जेन जी की आवाज़। माने मोदी जी ने बिल्कुल परिवार के मुखिया की तरह बात की और परिवार के उन लोगों ने उस बात को समझा, रियलाइज़ किया। परिवार के अंदर किस प्रकार से एक विचारों के अंदर मतभेद लाने की जो कुचेष्टा विपक्ष ने की, और मोदी जी ने जब सीधी जन जी से बात की, जन जी को समझ आया कि दो तरह के विचार इस देश में हैं। एक इस देश को आगे ले जाने का विचार है जिसके साथ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, और एक अपने आप को आगे ले जाने का विचार है, देश को पीछे करने का विचार है, जिसके साथ विपक्ष की सारी पार्टियां और इनके मुख्य नेता राहुल गांधी जी। जन जी को इस बीच की थिन लाइन के बारे में सोचना, और वो लाइन उनको समझ आई कि आज देश के अंदर क्या हो रहा है, आज पूरी दुनिया में भारत का जो है आज रुतबा क्या है। तो मोदी जी ने एक नहीं, मोदी जी ने 5 वीडियो डाली और 5 के ऊपर उनको जेन जी का भरपूर समर्थन मिला। तो कहता हूँ जेन जी छोड़िए, जेन अल्फा का समर्थन उनको मिला। आज देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे मोदी जी को कह रहे हैं मोदी जी हम आपके साथ हैं, रील बना रहे हैं उनके लिए। तो ये ताकत है मोदी जी की। मोदी जी एक्चुअल में इस परिवार के मुखिया, हमेशा भारत के लिए, जेन जी के लिए अच्छा सोचते। असीम जी, वैसे तो आपकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है, देश और प्रदेश में सभी लोग आपको जानते हैं, लेकिन अगर आपको आम लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? असीम कौन है? मैं कहूँगा मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। नन्योला गांव की मिट्टी से उठा एक साधारण से परिवार का बच्चा हूँ जी। इसको संभाला के लोगों ने तराशा, बड़ा किया जी। मेरी सांसें, मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन इस अम्बाला से जुड़ा हुआ। मैं अम्बाला का बेटा हूँ, अम्बाला की महक मेरे अंदर है। किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ जी, किसी का दोस्त हूँ, किसी का सखा हूँ जी। तो मैं तो कहूँगा कि असीम मैंने अम्बाला और अम्बाला मैंने असीम। मैं अम्बाला हूँ, ये असीम। और मैं पार्टी का एक ऐसा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जिसके लिए पार्टी ने जहाँ भी ड्यूटी मेरे लिए तय की तो बिना कुछ सोचे समझे उस ड्यूटी को परफॉर्म करना और परफॉर्म करके अपने जगह पे वापस आके खड़े हो जाना, ये असीम है। हाँ, असीम नाम के नाते जो मन में है, जो विचार हैं, अम्बाला का भला कैसे, अम्बाला की तरक्की कैसे, उसको लेके ये सोच जो है, इसको सोचते रहना से असीम है। साधारण व्यक्तित्व, बिल्कुल साधारण परिवार से उठा हुआ और आज भी साधारण। मैं अंत में आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपका सबसे फेवरेट नेता कौन है और क्यों? ये शायद तनु जी एक नाम मेरे लिए बहुत मुश्किल रहेगा जी। नेता, मैं अटल जी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था जी। हर स्थिति में सहज बने रहकर, लेकिन अटल इरादे के साथ अपनी बात रखना, शायरी जैसे आपने कहा, और विपक्ष में रह के भी पूरी भूमिका, सरकार में रहे तो लगातार सरकार की सोच की जो आज भी हम देखते हैं, कई चीज़ें आज भी हम पूरी कर रहे हैं, तो अटल जी का ही विज़न था। चाहे नदियों को आपस में जोड़ना,
गोल्डन क्वाड्रा ट्रायंगल, ये जो स्वर्ण चतुर्भुज का था, सड़कों का जाल बनाना, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड, यानी अटल जी आम लोगों की सोच को जीते थे। अटल जी मेरे आइडियल हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेरे आइडियल हैं, जी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी केवल कहते नहीं, लोग जारी करते हैं घोषणा पत्र। नरेंद्र मोदी जी ने कभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया, उन्होंने संकल्प पत्र, उन्होंने कहा भी जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा, मेरा संकल्प है। जी तो संकल्प के नाते अगर मैं कहता हूँ, और अगर मैं दृढ़ निश्चय की बात करूँ, किसी चीज़ को ठान लिया देश की भलाई के लिए, आदरणीय अमित शाह जी जिन्होंने कहा धारा 370, अभी हम कल ही उसका निरस्तीकरण का दिन मना के हटे हैं 5 अगस्त को, उन्होंने कहा कि जान देनी पड़े तो भारत के लिए जान देंगे, और खाली कहानी करके दिखाया, 370 हटाई, बड़े बड़े ऐसे। और या मैं नायब जी के नाम लेना चाहूँगा, वही उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी सौम्यता, और हंसते हंसते बड़े बड़े कामों को कर जाना। यानी इन नेताओं से, नेता और भी बहुत जीवन में आए, सबसे बहुत कुछ सीखा। मैं सबके नाम लूँगा तो एक लंबी एंडलेस लिस्ट है इसमें, लेकिन जिनका मैं कह सकता हूँ कि सामने से जिनके ऊपर एक कहते हैं कि एकदम से आपके ऊपर छाप पड़ती है, आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे इनसे सीखना चाहिए, तो अटल जी की सहजता, अटल जी की जो अटल जी ने जिस प्रकार की सोच रखी, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, और अमित शाह जी की दृढ़ता, और नायब जी की सरलता और सौम्यता, यानी मैं कहूँगा कि सबसे मैं प्रभावित। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी के साथ दिया। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।